हर दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन फ्रॉड से ग्रसित है। हर दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिसे क्लिक करने पर उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे चले जा रहे हैं या फिर किसी भी परेशानी में वो पड़ जा रहा है। आज की डेट में जो फ्रॉड हैं वो एकदम बदल चुके हैं। आज की डेट में जो मेन फ्रॉड है उनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो आपके ब्रेन को टारगेट करेंगे। आज मैं पहली बार स्टडी IQ पे आपको बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअल में क्या है। ये है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट वो नहीं कहीं से फ़ोन आ गया कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ तेरे आगे ये हुआ है, वो डिजिटल अरेस्ट नहीं है, वो स्कैम है। दिस इज़ व्हाट रियल डिजिटल अरेस्ट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया, जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आप ना थोड़ा अपना दिमाग सेंटर में रख के चलो कि कोई भी आदमी आपको मिल रहा है ऑनलाइन तो वो है, जैसे गुरुजी वाली बात है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई मतलब तो है नहीं ना। वो भी फॉरनर। crime.gov.in। आप पुलिस के पास जाओ, उससे पहले आप क्या करो, cybercrime.gov.in पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करो। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में कि अगर आपके साथ पैसे का फ्रॉड हो गया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख हो गया, cybercrime.gov.in पे जाके आप रजिस्टर करो। उसके अंदर होगा क्या, अगर कोई पुलिस वालों के आप केस रजिस्टर करोगे या थाने में जाके करके रजिस्टर करोगे तो उसके अंदर क्या है, उन्हें टाइम लगता है सारे अकाउंट्स फ्रीज़ करने में। अब अकाउंट्स फ्रीज़ करने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा, खुद का अकाउंट नहीं, जिस अकाउंट में आपने पैसा डाला है उसके अंदर अकाउंट फ्रीज होगा। जैसे मान लो 5 लाख रुपए आपका निकला, उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए था, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो कोर्ट के माध्यम से आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। पर्सन सोसाइटी में क्या 100% सेफ हो सकता है इस जनरेशन में? आज की डेट में तो मैं ही सेफ नहीं हूँ, मैं बाकी होगा तो क्या बताऊँ। सेफ तो कोई नहीं हो सकता। देखो, अगर हाँ एक तरीका है सेफ होने का, फ़ोन वोन तोड़ दो, फेंक दो, सब कुछ। बिना फ़ोन के सेफ है। हाँ। और बिना फ़ोन के काम नहीं चलेगा। बिना फ़ोन के काम नहीं चलेगा। गांव में जाके रहो आराम से, अपना गुड़ निकालो, क्या कहते हैं, अपना ट्यूबवेल में नहाओ, आराम से खेती बाड़ी, वो सेफ़ है। क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आपसे कोई कुछ लेगा क्या। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लीगल पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं जिनका नाम है डॉक्टर करण भारद्वाज। ये एक साइबर स्पेशलिस्ट हैं। इनके पास कंप्यूटर हैकिंग की 14 डिग्रियां हैं, PhD हैं और हमारे इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, CBI के साथ ये काम कर चुके हैं, NIA के साथ ये काम कर चुके हैं, बहुत सारे केसेस ऑनलाइन फ्रॉड के ये देख चुके हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो पॉडकास्ट आज जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक हर किसी की ज़िंदगी में चल रहा है। आज हर दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन फ्रॉड से ग्रसित है। हर दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिसे क्लिक करने पर उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे चले जा रहे हैं या फिर किसी भी परेशानी में वो पड़ जा रहा है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब बातों के बारे में हमारे गेस्ट से जानेंगे कि कैसे ये ऑनलाइन फ्रॉड्स हो सकते हैं, इनकी क्या क्या शक्लें हो सकती हैं, किस किस रूप में आपसे ये टकरा सकते हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सर, वेलकम टू स्टडी IQ। और सर, मैंने आपके बारे में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, थोड़ा आप भी अपने बारे में कुछ अगर बताना चाहें व्यूअर्स को। ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे नॉर्मली है। PhD कर रखी है मैंने, 14 डिग्रियाँ न्यू मैक्सिको से, इसी काउंसिल से मैंने सीखा है सब कुछ। अच्छा हाँ, एक चीज़ का बहुत फ़र्क रहता है हमारी पढ़ाई और इंडिया की पढ़ाई में। हम लोग का जो एग्ज़ाम रहता है वो रहता है 24 घंटे 48 घंटे का, और इंडिया के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं 3 घंटे या 6 घंटे के। इससे ज़्यादा का एग्ज़ाम इंडिया में नहीं होता, चाहे कॉम्पिटिटिव हो कोई सा भी हो। हमारे भी कॉम्पिटिटिव ही होता है। और हमारे यहाँ एक दिक्कत और है कि जैसे हमारे पास CH की डिग्री है, तो जो मेरे पास मास्टर डिग्री है, प्रैक्टिकल डिग्री है, वो 3 साल तक वैलिड है। 3 साल के बाद मुझे वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा 24 घंटे का, तब जाके फिर वो वापस उसका लाइसेंस इशू होगा। ऐसे करके सब सारा पूरा रिन्यू कराना पड़ता है। सबसे बड़ा होता है OSCP की भी डिग्री है मेरे पास, बट अब आई थिंक यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है कि इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़ आता है वो सब कुछ। आई थिंक वो सारा इंटेलिजेंस यूज़ नहीं आता यहाँ पे। बट हाँ, होना चाहिए, पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी लेवल क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए तो पढ़ने का शौक़ है, तो पढ़ाई चलती रहती है। अच्छा, ये भी अच्छा है सर, अपग्रेड। हाँ, अपग्रेड करते रहना चाहिए। अभी जैसे अभी भी है, तो अभी मैं साइबर लॉ पढ़ रहा हूँ। मेरा मन है कि मैं इंडिया से मैं एक ना साइबर लॉ का भी मैं एडवोकेट बन जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ काम करने के लिए नहीं, ऐसा खुद के लिए अच्छा लगता है बस कि हाँ नहीं बिल्कुल सर, होना चाहिए, प्रोग्रेसिव तो रहना चाहिए। हाँ। और मैं एक और बात अपने व्यूअर्स को बता दूं और स्टूडेंट्स को बता दूं कि हम लोग ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में तो जानेंगे ही और उससे कैसे बचा जाए ये भी जानेंगे। साथ में जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए भी क्या क्या करियर ऑप्शन इस लाइन में है, ये भी आज सर से हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट्स भी हमें देखते रहिए और बाकी जितना एक आम इंसान है वो भी हमें देखते रहिए, क्योंकि जो अगर उनसे कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वो क्या करें या प्रिकॉशन वो क्या लें, बट अगर प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर उनके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो वो उस केस में क्या करें, कैसे वो उससे बचें। तो ये सारी चीज़ें आज हम पॉडकास्ट में जानेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। बाकी सर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, हमारा कम्युनिटी पोस्ट गया था तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें से कुछ बहुत चुनिंदा सवाल मैंने निकाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक आम भाषा में ये पूछना चाहूँगा कि कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड्स कैसे कैसे होते हैं, मतलब किस किस रूप में हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है ऑनलाइन, क्योंकि जितना आज जो क्राइम की दुनिया है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, सब ऑनलाइन हो चुका है एजुकेशन की तरह। देखो आज की डेट में क्या है कि पहले वाला ज़माना तो गया कि ओटीपी दोगे पैसे निकल जाएंगे, और जो वो एक सीरीज़ है जामताड़ा, उसके अंदर भी बहुत छोटे मोटे फ्रॉड हैं उसके अंदर। आज की डेट में जो फ्रॉड हैं वो एकदम बदल चुके हैं। आज की डेट में जो मेन फ्रॉड है उनका बेसिक मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो आपके ब्रेन को टारगेट करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर बात करें डिजिटल अरेस्ट की, ठीक है, आज मैं पहली बार स्टडी आईक्यू पे आपको बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअल में क्या है। जितना भी न्यूज़ के अंदर चल रहा है, जितना कुछ भी चल रहा है, सारी चीज़ें मतलब ये है कि किसी से सुन लिया, किसी से पता चल गया कुछ, लेकिन जब तक आदमी उस पे केस पे इन्वेस्टिगेट नहीं करता तब तक समझ में नहीं आता। ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू सुनाता हूँ, ये रियल केस के बारे में बता रहा हूँ मैं। एक लड़की थी, ठीक है, गुरुग्राम की, ठीक है, उसको क्या हुआ, ऑनलाइन काम करती थी वो, डिजिटल ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है ना, वो एक रील बहुत फेमस हुई थी, गोल सबके निकलेंगे वगैरह, वो काम वो करती थी। ठीक है, वो काम करती थी वो। अब उसके बाद क्या हुआ, उसे एक लड़का पसंद आ गया। ठीक है, शादी हो रखी थी उसकी, उसको अफेयर में एक लड़का पसंद आ गया। वो लड़का रहता था दुबई में। ठीक है, उसकी उससे वीडियो कॉल वगैरह पे सारी चीज़ों पे बात होने लगी। उसने अपनी महंगी महंगी गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें उस लड़की को दिखाई। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली फेक थी, पर उसने वीडियो कॉल पे दिखाई थी तो वो उसको रियल लग रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसको बोला कि मैं लड़की को कि मैं इंडिया आ रहा हूँ तुझसे मिलने के लिए, और मैं तेरे लिए एक बहुत बढ़िया सा आईफोन वगैरह और गिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आया, उसने इंडिया आया, उसने बताया कि मेरे को कस्टम वालों ने पकड़ लिया। अगेन उसने वीडियो कॉल वगैरह करके दिखाया। उसने कहा मैं जो कि गिफ्ट तेरे लिए लेके आ रहा था तो तू भी इसके अंदर बराबर की भागीदार है और तू भी क्रिमिनल है, तो पुलिस तेरे को भी पकड़ेगी। ठीक है, अब लड़की डर गई। अब इनका सबसे पहला स्टेप ये होता है, किसी भी तरीके से जो विक्टिम है उसको डरा धमका के बता दो कि तेरे पे पुलिस का केस हो गया। अब वो किसी भी तरीके से बताए, वो इनके ऊपर है। जैसे इस वाले केस के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक सामान में ला रहा था, वो इलीगल था और उस तेरे नाम पे ला रहा था, तो वो तू भी क्रिमिनल है। अब उसको बोला कि तू अपने घर से निकल, कैश वैश जितना भी हाथ लग रहा है ले, और पहुँच पहाड़गंज। अब दिल्ली में एक जगह पहाड़गंज, पहाड़गंज सबसे ज़्यादा फेमस है होटल्स के लिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होटल ही होटल, होटल ही होटल, हर जगह होटल ही होटल है पूरे पहाड़गंज में। ठीक है, करीब ज़्यादा भी नहीं, 1700-1800 होटल है वहाँ पे, पूरा उसी चीज़ का वो बना हुआ है। वहाँ पे वो गई, उसने एक होटल के अंदर चेक इन किया, पैसे उसके पास कैश ही थे, अंदर गई। अब जाने के बाद यहाँ से मेन स्कैम चालू है। ये क्या करेंगे, इनका एक दोस्त बैठा रहता है दुबई या पाकिस्तान में। इस वाले केस के अंदर इनका एक दोस्त पाकिस्तान में बैठा हुआ था, स्कैमर का। उसने क्या किया, उसने लड़की को बोला कि तू अपना व्हाट्सएप लॉगिन करा मेरे को। उसने व्हाट्सएप लॉगिन का ओटीपी भेजा इसके फ़ोन पे, क्योंकि सिम लगी हुई थी, और वो लॉगिन कर लिया पाकिस्तान में। ठीक है, अब पाकिस्तान में जैसे ही व्हाट्सएप लॉगिन हो गया, इसने बोला कि तू अपने लैपटॉप पे वाईफाई से कनेक्ट कर ले यहाँ का होटल का इंटरनेट, और अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर ले डिस्कॉर्ड। अभी डिस्कॉर्ड भी बताऊँगा क्या चीज़ है। जैसे उसने बोला डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर ले, उसने बोला अब अपनी सिम तोड़ के फेंक दे। उसने, लड़की ने अपनी सिम तोड़ी, ना सोचे समझो कि डरी हुई थी दिमाग से, सिम तोड़ी और फेंक दी। अब मुझे आप ये बताओ, ऐसा कौन सा तरीका है कि अगर आपकी वाइफ बाई चांस किडनैप हो जाए, बिना उसके पास सिम नहीं है, कैसे कांटेक्ट कर लोगे आप? कोई तरीका है कांटेक्ट करने का? है ही नहीं। ठीक है, एक तरीका है व्हाट्सएप का, कोई व्हाट्सएप उसने वहाँ लॉगिन कराया। अब यहाँ पे डिस्कॉर्ड लॉगिन कराने का मतलब ये था, डिस्कॉर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जो गेमर्स यूज़ करते हैं, पूरा कस्टमाइजेबल है, मतलब उसके अंदर एक एक चीज़ आप प्रोग्राम कर सकते हो अपने हिसाब से। इन्होंने क्या किया, डिस्कॉर्ड की जो वीडियो वाली विंडो होती है, उसको पाकिस्तान के व्हाट्सएप से पैच कर दिया कि मतलब वहाँ पर अगर कोई कॉल आएगी तो वो यहाँ के डिस्कॉर्ड के लाइव वीडियो पर खुल जाएगी, तो वहाँ से कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये तो इंडिया में ही बैठी है। ठीक है, अब उसके पति को बोला गया है कि हमने आपकी जो वाइफ है उसको कर लिया डिजिटल अरेस्ट, अब तू देगा पैसे। ठीक है, अब उससे पैसे मांगने शुरू करे। ठीक है, वो लड़की डरी हुई है क्योंकि सिम तो उसकी तुड़वा के फेंक दिया, वो कुछ कर भी नहीं सकती, व्हाट्सएप उसका वहाँ लॉगिन है। अब यहाँ बैठ के क्या करे, और उसके पति से भी बात करा रहा है कि अब तूने कुछ किया, तेरा पति भी मेरे पास है, इसे मार दूंगा, और उसे बोल रखा है इसे मार दूंगा, जबकि आजू बाजू कोई नहीं है, पाकिस्तान में बैठा है वो।
ठीक है, अब पुलिस ने यहाँ से निकाला उसका आईपी, जैसे ट्रेस करते हैं ना क्राइम पेट्रोल में, आप लोगों ने देख रखा है, तो ट्रेस करके उसका लोकेशन आ रहा है पाकिस्तान का। अब ये लोग ये सोच रहे पुलिस वाले कि यार लड़की पाकिस्तान कैसे पहुंच गई, ठीक है, 1 घंटे में कोई यहाँ से पाकिस्तान कैसे पहुंच जाएगा, या मैक्स टू मैक्स उनका ये दिमाग चलता था कि वीपीएन हो सकता है। अब जब इन्हें लगा वीपीएन है तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार आप आके देखो इसमें क्या हो सकता है। अब ये तो नहीं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया, क्योंकि मैं कभी नहीं बताता कैसे सॉल्व किया, क्योंकि क्रिमिनल्स को अगर पता चल गया कैसे सॉल्व किया तो ये लोग फिर उसका भी फिर आपको एक नया वर्जन देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब उसके अंदर बेसिकली इनका सिस्टम ये है कि ये लोग सामने वाले को होपलेस करके, ठीक है, उसको अपने चंगुल में लेके कमरे में बंद कर देते हैं, और जब तक उसके सारे पैसे ठग नहीं जाता, कि जैसे इस केस के अंदर भी सिर्फ 50,000 ही दिए थे, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे केस भी हैं कि 8-8 दिन बाद मुझे बुलाया गया डिजिटल अरेस्ट में कि अब आप आके इस लड़की को पता करो कि ये कहाँ पे बैठी हुई है, और उस समय 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए ये लोग दे चुके हैं। ऐसे ऐसे केस भी हैं, लेकिन इस केस में तो हमने 50,000 में ही उसको बचा लिया था, उस लड़की को हमने ढूंढ लिया था, लेके आ गए थे। इस केस के अंदर होता क्या है नॉर्मली कि वो लड़की तब तक कमरे में रहेगी या वो लड़का तब तक कमरे में रहेगा जब तक सामने वालों के पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मान लो मेरे पैसे खत्म हो गए, ठीक है, मैं उसका पति हूँ, मेरे पैसे खत्म हो गए, तब मैं क्या बोलूँगा, भाई अब तू मार ले, जो करना है कर, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है उस चीज़ से। तो उस केस में क्या करेगा, उस लड़की से भी बातचीत बंद कर देगा, इससे भी बातचीत करने देगा। जब उस लड़की को कल आएगी तो वो होटल से बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर निकलेगी तो फ़ोन मिलाएगी तो उसे पता चलेगा कि ये तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट वो नहीं है कहीं से फ़ोन आ गया कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ तेरे आगे ये हुआ है, वो डिजिटल अरेस्ट नहीं है, वो स्कैम है। दिस इज़ व्हाट रियल डिजिटल अरेस्ट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया, जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आप ना थोड़ा अपना दिमाग सेंटर में रख के चलो कि कोई भी आदमी आपको मिल रहा है ऑनलाइन तो वो है, जैसे गुरुजी वाली बात है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई मतलब तो है नहीं ना, वो भी फॉरनर ऑफ कोर्स। तो लेकिन ये चीज़ थोड़ा लोगों को दिमाग में लेके चलनी चाहिए। एक तो ये जैसे डिजिटल अरेस्ट वाला हो गया, अभी एक फ्रॉड और चल रहा है, वो फाइनेंशियल फ्रॉड है। फाइनेंशियल फ्रॉड के इसके अंदर क्या हो रहा है, नॉर्मल फाइनेंशियल फ्रॉड जो पहले होते थे ये लोग ओटीपी बेस्ड पे करते थे, ठीक है। आज की डेट में इन लोगों को ये पता चल गया कि आदमी जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स फ़ोन के सिर्फ हाँ या ना कहने से कर देता है। जैसे मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने बोला कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, मेरे को 1 सेकंड में ट्रांसफ़र करो, आप बिना सोचे समझे 1 सेकंड के अंदर मेरे फ़ोन पे आपने 10,000 रुपये कर दिए, ठीक है। आज की डेट में 10,000, 15,000, लाख रुपए तक, मतलब जितनी यूपीआई की ट्रांजैक्शन है उतना आदमी नहीं सोचता, और उतने पे आदमी को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि भाई ज़्यादा तो नहीं गए, 1 महीना 2 महीने में वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग, मान लो मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, आपको किसी थर्ड पर्सन ने कॉल किया, वो थर्ड पर्सन स्कैमर है, उसने बोला कि करण जी ने मुझे आपका नंबर दिया था, ठीक है, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, मैंने वो पॉडकास्ट देखा उनका, मुझे भी आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है, ऐसे करके उसने बोला, ठीक है। अब उसने आपका यूपीआई लॉगिन मांग रखा है अपने फ़ोन पे, ठीक है। अब कभी भी आप कोई भी ऐप जब लॉगिन करते हो तो उसको लॉगिन करने का तरीका है कि उसमें ओटीपी आता है, ठीक है। अब ओटीपी अगर आपके मैसेज पे आएगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ हो नहीं पाएगा। अगर ओटीपी आपके कॉल पे आएगा तो वो सुन सकता है, कैसे, अब वो आपके साथ कॉल पे है, उसने ओटीपी बाय कॉल मंगाया, आपको कॉल आएगा ओटीपी के लिए, ठीक है। अच्छा। वो आपको बोलेगा सर देखो करण जी का कॉल आ रहा है, ठीक है, उसको उठाओ, आप कॉन्फ्रेंस पे, हम तीनों आपस में बात करते हैं, वो कॉल ओटीपी का है, अच्छा, ठीक है। अब जैसे ही आपने उस कॉल को मर्ज करोगे मुझे ओटीपी सुनाई देगा और मैं ओटीपी डाल के आपका लॉगिन कर लूँगा। ये बैंकिंग ऐप्स लॉगिन नहीं करते, सबसे पहले ये लोग व्हाट्सएप लॉगिन करते, क्योंकि व्हाट्सएप लॉगिन करना आसान है। व्हाट्सएप लॉगिन करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, आपके रिश्तेदारों वगैरह से पैसे मांगना शुरू करेंगे, और 90% केस में रिश्तेदार पैसे दे देते हैं। इनको उस चीज़ का इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे नंबर भी ऐसे सेव रहते हैं, मम्मी पापा बहन दीदी ऐसे करके सेव रहते हैं, तो ये उनको अपने चंगुल में लेके उस हिसाब से पैसे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम जो बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है आज की डेट में, जो सबको पता होना चाहिए, वो है डीप फेक का। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ, ठीक है, हमने भी बहुत सारी चीज़ें करी, मेरे अंडर भी एक पूरी टीम चल रही थी पाकिस्तान का, पूरा हम लोगों ने कर रखा जितना हम लोग कर सकते थे हैकिंग के केस में, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये लोग बेशरम है, लेकिन ये इनको ना तमीज़ है ना लहजा है, कुछ भी नहीं है इन लोगों को। हम लोगों ने बस इनको एक कहते एथिकल वे में अटैक किया, इनकी वेबसाइट्स वगैरह डाउन करी, वो सारी चीज़ें हमने करी। इन्होंने क्या किया, जो भी हमारा डार्क वेब पे डेटा पड़ा हुआ था, पब्लिक डेटा, उसको इन्होंने उठाया, उसका इन लोगों ने व्हाट्सएप लिस्ट निकाला कि कौन कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे एक्टिव है, उसमें से जितनी लड़कियों की डीपी इन लोगों को दिखी वो सब उठाई,
उठाने के बाद उनका डीप फेक बनाना चालू कर दिया। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक होता है कि एआई के थ्रू एक फ़ोटो को बोला जाए, जैसे एआई है, एआई को मैं एक फ़ोटो दूँ, बोलूँ कि यार इसके कपड़े हटा दे, तो एआई उसको इतना ज़्यादा रियलिस्टिक वे में बनाएगा कि अगर उसके अलावा, जैसे मेरी बनी है, अगर मेरे अलावा आप उसको देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये रियल है या फेक है। सिर्फ मैं बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तो कभी ऐसा फ़ोटो खिंचा ही नहीं, और रियल होगी तो मैं खुद उसे अपने पास छुपा के रखूँगा, है ना? तो इससे बचने का क्या तरीका है? देखो, इंडिया के अंदर एक तो जो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, उससे जो बचने का तरीका है वो है cybercrime.gov.in। आप पुलिस के पास जाओ, उससे पहले आप क्या करो, cybercrime.gov.in पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करो। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में, कि अगर आपके साथ पैसे का फ्रॉड हो गया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख का हो गया, cybercrime.gov.in पे जाके आप रजिस्टर करो। उसके अंदर होगा क्या, अगर कोई पुलिस वालों के आप केस रजिस्टर करोगे या थाने में जाके करके रजिस्टर करोगे, तो उसके अंदर क्या है, उन्हें टाइम लगता है सारे अकाउंट्स फ्रीज़ करने में। अब अकाउंट्स फ्रीज़ करने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा, खुद का अकाउंट नहीं, जिस अकाउंट में आपने पैसा डाला है उसके अंदर अकाउंट फ्रीज होगा। जैसे मान लो 5 लाख रुपए आपका निकला, उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए था, उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो कोर्ट के माध्यम से आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। तो ये सबसे तेज काम करता है cybercrime.gov.in पे। पुलिस इसमें काम नहीं करेगी तेज, पुलिस को हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, लेकिन साइबर क्राइम क्या करेगा, आपने जैसी रिपोर्ट डाली 1 सेकंड के अंदर फ्रीज। उसके अंदर बस यूटीआर नंबर डालना होता है। अच्छा, तो ये भी सर बढ़िया एक ये जानकारी पता है होना हमारे चाहिए। व्यूअर्स को कि अगर किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वो पहले पुलिस स्टेशन ना जाए, घबराए ना, पहले cybercrime.gov.in पर देखो, विजिट करे। अगर आपको ये लग रहा है कि पुलिस अच्छी नहीं है आपके यहाँ की, जो कि ऑब्वियसली कई बार होता है कि वो आपका एफआईआर नहीं लिख रही, ठीक है, तो उस केस में आपका cybercrime.gov.in हेल्प करता है। कैसे? आपने जैसी cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करी, अपने आप अकाउंट फ्रीज होगा और आपके नियरेस्ट थाने में अपने आप एप्लीकेशन आ जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आप वहाँ पे जाओगे तो सामने वाले की लाइबिलिटी है उस पर एफआईआर करना। क्यों? क्योंकि एमएचए के थ्रू आई वो कंप्लेंट। जी। अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि आपको टाल दे कि काम बहुत है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, जो उस पे एक्शन ले। एग्जैक्टली, आपने cybercrime.gov पे किया, वो अपने आप फ्रीज होगा, अपने आप वो रीड आउट होकर आपके नियरेस्ट थाने में पहुंच जाएगी। तो ये आपका फ़ायदा है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये सिंपल चीज़ है। अब लेकिन अगर बात करें डीप फेक का, तो डीप फेक में तो cybercrime.gov.in कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर ऑप्शन है सोशल मीडिया फ्रॉड, इन सब चीज़ों का, बट उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर मान लो आपकी फ़ोटो या वीडियो लीक हुई और वो गई 1000, 1200, 1300 वेबसाइट्स पे, जैसे मान लो आपकी फ़ोटो मैंने ली और उसको वायरल कर दिया 1200-1300 वेबसाइट्स पे। वैसे 3 वेबसाइट है जिस पे सबसे ज़्यादा चलता है, 3 ही है, एक है व्हाट्सएप, एक है फेसबुक, एक है इंस्टाग्राम, तीनों मेटा के हैं, सबसे ज़्यादा यही चलते हैं। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि 1200-1300 वेबसाइट्स पे फ़ोटो या वीडियो लीक हो गई किसी, स्पेशली किसी लड़की की, तो वो तो हाय तौबा मचा देगी। स्पेशली डीसीपी लेवल तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कुछ भी करो। अब प्रेशर आ जाता है नॉर्मल पुलिस पे, जिनको आइडिया नहीं है। अब उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आप पुलिस के पास मत जाओ। एनएसए की एक वेबसाइट है, ठीक है, इंडिया वाली एनएसए नहीं, इंटरनेशनल जैसे इंटरपोल होता है ना, उसकी एक वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है stopncii.org, stopncii.org। अब इस वेबसाइट पे क्या है, आप जाके अपना केस रजिस्टर करो। ये क्या करेगा? अच्छा, इसके अंदर एक दिक्कत है, इस वेबसाइट में दिक्कत ये है कि ये सबसे पहले आपसे वो फ़ोटो और वीडियो मांगेगा जो आपकी लीक हुई है, ठीक है, वो आपने डाल दी। डालने के बाद ये आपसे आपकी एक सेल्फ़ी मांगेगा कि आप इसमें अपनी एक सेल्फ़ी डालो। सेल्फ़ी आपने डाली, अभी आपने जो सेल्फ़ी इसमें डाली है ना, उसका फेशियल रिकग्निशन का हैश मैच करेगा उस फोटो या वीडियो से कि आप ही हो या नहीं हो, क्योंकि कई कंट्रीज़ के अंदर प्रोस्टिट्यूशन या पॉर्न वीडियोज़ बनाना लीगल है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और का धंधा बंद कर दो। इस वजह से ये आपसे एक सेल्फ़ी मांगेगा, सेल्फ़ी मांगने के बाद उसको मैच करेगा। अब जब मैच हो जाएगा उसके बाद ही आपसे आपका एक आईडी कार्ड मांगेगा। अब मोस्टली लोग यहाँ पे गलती करते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मैंने पॉडकास्ट में देखा था, काम नहीं किया। आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड डाल देते हो। आधार कार्ड के अंदर क्या है? आधार कार्ड के अंदर जो आपकी फ़ोटो है ना, उसको ये मैच करेगा आपके सेल्फी से। अब मुझे ये बताओ, आज की डेट में किसके आधार कार्ड की फ़ोटो मैच कर रही है सेल्फी से? नहीं करती। तो आप क्या करो, या तो उसको फ़ोटो को अपडेट कराओ, या फिर आप क्या करो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, क्योंकि दोनों पे ही आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको रिन्यू कराना पड़ता है और पासपोर्ट भी आपको रिन्यू कराना पड़ता है। इन दोनों आईडी की फ़ोटो डालो, वो 1 घंटे के अंदर पूरे सरफेस वेब से सारी की सारी फ़ोटो वीडियो सब बैन कर देगा। ये इस लेवल तक पावरफुल है कि अगर मान लो आपकी फ़ोटो मेरे पास है ना और मैंने किसी को शेयर करने की कोशिश करी, तो मेरा खुद का व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये।
ये चीज़ लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, ये क्योंकि ये तो किसी को मतलब मुझे भी नहीं पता। और ये अभी इसका हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया, ये जो पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, बड़े गलीज लोग हैं ये, कसम से क्योंकि मैं समझ शर्म रहा लिहाज हूँ कुछ कि नहीं है। 50 या 70% लोगों को ये नहीं पता होगा। हाँ, ये एक्चुअली सबको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि नॉर्मली ये बनाई इसलिए गई थी क्योंकि आदमी के साथ ऐसा होता है, सबसे पहले तो वो पुलिस के पास जाने से ही डरता है। डरता है। तो ये वेबसाइट बनाने का मोटिव ये था कि आदमी खुद अपना काम कर ले और उसको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अब तो ये ऑनलाइन फ्रॉड्स या डीप फेक ये और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे स्ट्रांग हैं। होते ये तो आगे तो अब जैसे जैसे एआई आएगा ये सारी पता चीज़ें नहीं क्या स्ट्रांग करेगा। होती होती जाएंगी। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है एआई की पावर क्या है। अभी एक नया गेम आया है, ठीक है, उसका मिनोस ने बनाया है उसको, मिनोस या मेनेसिस करके उसका नाम है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। उस गेम की स्पेशलिटी आप देखो, इतना ज़्यादा एडवांस्ड गेम है आज की डेट में। जितने भी आप जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, इन लोगों ने गेम खेला होगा, वो पबजी और बीजीएमआई करके आता है, या पीसी गेम्स आते हैं, वेलोरेंट आता है, GTA 5 आता है, स्पाइडरमैन, ये सब चीज़ें लगभग सबने खेले हैं। ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, ये जो गेम आया है नया वाला, ठीक है, इसका मैं बता दूंगा तो आप स्क्रीन पे चला देना उसका सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ खेलोगे, ठीक है। एक मैप होगा, उसके अंदर आप 8 या 9 लोग आजू बाजू के ही दोस्त, जैसे मैं, आप और हम सब लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, उसमें दिन और रात का कॉन्सेप्ट, कि दिन में हमें क्या करना है, एक ट्रेन है, हम फंसे पड़े हैं एक शहर के अंदर, वो ट्रेन के पार्ट्स हमें कलेक्ट करने हैं शहर के अंदर से, वो ट्रेन ठीक करनी है। अब जैसी शाम होती है हमें बारिश आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और एक हॉरर गेम है। अब शाम में क्या होगा, आप एआई से बनाया गया है गेम। शाम में क्या होगा, लोग आएंगे, ठीक है, एआई अपने आप फेक कैरेक्टर्स बनाएगा, और जो बातें आपने दिन में करी होंगी कि यार मेरे को ये पार्ट मिल गया, मेरे को ये पार्ट मिल गया, आज हम वहाँ गए थे, वो एआई सारी चीज़ें प्रोसेस करेगा और आपके सामने आएगा और आपसे आपका दोस्त बन के बात करेगा। और आपको ये पता लगाना है कि ये आपका दोस्त है या ये कोई एआई है। अब पता लगाने का क्या तरीका है, यार तेरे को याद है हम गुरुग्राम गए थे ये करने वो करने, अब बता दिया तो ठीक है, नहीं बता पाए, लेकिन मैंने गेम ट्राई किया, इतना ज़्यादा एडवांस है, अभी बीटा टेस्टिंग के लिए बुलाया गया था, इतना ज़्यादा एडवांस्ड है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहा था, उसका एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है। मैंने उससे पूछा अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता, उसने बस एक बार, उसने ये भी नहीं नाम लिया था उसका बॉयफ्रेंड, उसने बस एक बार अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिया था और उसने उसी का नाम बोल दिया, और मैं फंस गया। मैंने कहा यार नहीं यार, ये तो वही है, और इतनी ज़्यादा आवाज़ एक्यूरेट मैच हो रही थी उसके अंदर, इतनी ज़्यादा इन लोगों ने, तो दिस इज़ द लेवल ऑफ एआई। अभी तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना आगे जाएगा, और अभी ये डेवलपमेंट फेज़ में है ये गेम, ठीक है। और जब आएगा तो फिर ये तबाही मचाएगा, ठीक है। मतलब लोगों का गेम खेलने का जो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एआई अपने आप में अच्छा भी है पर बहुत ज़्यादा डरावना भी है। मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में सबको एआई यूज़ करना आना चाहिए, बेसिक जो है अपना काम ऑटोमेट तो कर ही लो, कि जैसे आपका बॉस बोल रहा है कि फाइल बनानी है, पढ़ाई करनी है, ये करनी है, वो करनी है। अभी जैसे बीएनएस आया, मैंने बीएनएस याद नहीं किया, 358 सेक्शन है बीएनएस में, ठीक है, मेरे को एक भी याद नहीं है। पर अभी मेरे को आप बोलो ये केस है, एफआईआर बनानी है, मेरे को 1 सेकंड लगेगा एफआईआर बनाने में, और मेरे से अच्छी एफआईआर नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एआई का मॉड्यूल बना रखा है अपना, मैं उसको बोलूँगा 1 सेकंड में बना के देखो, और वो इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि उसके अंदर चांसेस ऑफ एरर लेस देन 1% है। तो ये चीज़ें लोगों को आनी चाहिए, मतलब एआई को पॉजिटिव वे में यूज़ करना आना चाहिए। यस, डेली लाइफ में यूज़ करो, अपना काम आसान करो। जहाँ पे आपको 1 महीने की सैलरी मिल रही है, आप 8 घंटे काम कर रहे हो, ऑफिस जाओ, अपना आधे घंटे में 8 घंटे का काम खत्म करो और बैठो वहाँ पे आराम से। सैलरी तो इतनी मिलनी है ना, एक तो प्रमोशन जल्दी मिलेगा, ऊपर बॉस फिर काम ज़्यादा देगा, ज़्यादा काम मिलेगा तो ज़्यादा पैसा मिले। तो उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चालू करना चाहिए हम लोगों को, मेरे हिसाब से। मतलब अपने आप को भी एआई की तरह एडवांस बनाना पड़ेगा। यस, क्योंकि फ्यूचर में तो यही होगा, जिसने सीख लिया, वरना फिर कॉर्पोरेट के अंदर तो क्या है कि नौकरी से निकाल देते, लेकिन सरकारी में ये है कि डेस्क जॉब पे बिठा देते हैं, ठीक है, कि अब यहीं है, यही है तुम्हारा सब कुछ, यहीं बैठो, यहीं करो, जो करना है करो, फील्ड में नहीं जाने देंगे, ये हिसाब हो जाता है। और सर मैं ये पूछ रहा था, क्या मतलब क्या कोई भी पर्सन सोसाइटी में क्या 100% सेफ़ हो सकता है इस जनरेशन में? आज की डेट में तो मैं ही सेफ़ नहीं हूँ, मैं बाकी होगा तो क्या बताऊँ, सेफ़ तो कोई नहीं हो सकता। देखो, अगर हाँ एक तरीका है सेफ़ होने का, फ़ोन वोन तोड़ दो, फेंक दो सब कुछ, बिना फ़ोन के सेफ़ है। हाँ। पर बिना फ़ोन के काम नहीं चलेगा। बिना फ़ोन के काम नहीं चलेगा। गांव में जाके रहो आराम से, अपना गुड़ निकालो, क्या कहते हैं, अपना ट्यूबवेल में नहाओ, आराम से खेती बाड़ी करो, वो सेफ़ है। क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आपसे कोई कुछ लेगा क्या। बट अगर टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी, आप देखो क्या है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अंदर दिक्कत होती है। जैसे अभी iPhone 16 Pro Max आया,
ठीक है। तो टियानफू कप के एक हैकर ने बताया कि भाई इसके अंदर तो फ्लॉ है, ठीक है। 3 दिन लगे एप्पल को ठीक करने, बट 3 दिन तक मतलब जब से आया तब से लेके तब तक तो वल्नरेबल था ना, ठीक है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। अब उसके पैचेज आते हैं। अब मान लो एक सिस्टम बनाया, वो पूरी तरीके से सिक्योर है, ठीक है, बट आप उसको लाइफ टाइम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपडेट आने, सही बात, चीज़ें मॉडिफाई होनी है वो, और मॉडिफाई होंगी तो जितनी नई चीज़ें आएंगी उसमें उतनी नई दिक्कतें आएंगी। तो ये तो प्रोसेस ऑफ लाइफ है कि आएगा तो दिक्कत आएगी ही आएगी, उसको फिर बाद में पैच कर देंगे, वो अलग बात है। आपको बच के रहना है, आपको बच के रहना है। वो वाली बात है कि चोर तो चोरी करेगा ही। आपको सावधान लेके चलना पड़ेगा अपने आप को, ये बात है। ठीक है सर। अब सर, आपके करियर का कोई ऐसा जो बहुत शॉकिंग केस हो, मतलब जैसे आप देखकर ही मतलब बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए हो कि ये कैसे हो सकता है? वैसे तो बहुत सारे हैं, पर एक जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा केस था जिससे मेरा ये इधर वाला करियर, वैसे पहले मैं पुलिस में था, फिर ऐसे सारी एजेंसीज ने बुलाना शुरू कर दिया। एक केस था, क्या था, मैं रात को गेम खेल रहा था, ये वैलोरेंट करके गेम आता है वो खेल रहा था, और उससे करीब 1 हफ्ता पहले मैंने एक पुलिस ट्रेनिंग करी थी गाज़ियाबाद के अंदर ही, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ACPs और इंस्पेक्टर्स ट्रेन करे थे, उस पूरे ज़िले के ACPs और इंस्पेक्टर्स को ट्रेन किया था। तो वहाँ से मेरे को रात को 1:30-2 बजे कॉल आया एक इंस्पेक्टर का कि सर हमने ना एक कोई बहुत बड़े ऑफिसर आ रखे हैं, ठीक है, आप एक बार आ जाओ, थोड़ी ज़रूरत है आपकी। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कह रहे सर मैंने आपकी ट्रेनिंग ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो बाई चांस मेरे घर के पीछे का ही थाना था, ठीक है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर जाना ही नहीं है। मैं उठा, मैंने शर्ट पैंट पहनी, मैं लैपटॉप वगैरह लेके मैं चला गया। अब वहाँ पे जाके पता चला कि कोई बहुत बड़े ऑफिसर बैठे हैं, ठीक है। अब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कुछ और नाम लेके, थे वो कुछ और, ठीक है। उन्होंने कहा आओ बैठो। अब केस क्या था, इन लोगों ने एक आदमी पकड़ रखा था। वो आदमी क्या करता था, अच्छा उसी टाइम पे केरला स्टोरी भी रिलीज़ हुई थी, अच्छा, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा। वो आदमी क्या करता था, उसको फंडिंग आ रही थी बाहर की कंट्रीज से। एक ही नेबर है हमारा जो फंडिंग देता है ऐसी चीज़ों के लिए। वो क्या करता था, उसको फंडिंग आती थी, ठीक है। यूपी मिशन के नाम से उन लोगों ने ये चला रखा था। ये लोग गरीब लोगों को टारगेट करते थे, ठीक है, गरीब लोगों को टारगेट करते थे। और इनका टारगेट ये रहता था कि कोई भी आदमी हो उसको अपने पास लाना है, ठीक है। अब टारगेट करने का सिंपल तरीका था, पहले लोग लिस्ट बनाते थे घूम घूम के, जितने भी गांव के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया होती है ना, लेबर वहीं पे मिलती है, ठीक है। वहाँ पे लोग जाते थे, वहाँ की उनकी वाइफ्स को टारगेट करते थे, उनको बोलते थे कि आओ हमारे साथ पूजा पाठ करो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये वे ये है कि यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर रीजन को टारगेट नहीं करते थे, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को इन्होंने टारगेट नहीं किया। इन्होंने देखा सामने वाला ये है तो इसको ये बना देंगे, सामने वाला वो है तो उसको वो बना देंगे। कुछ भी नहीं है, बस टारगेट करना है किसी भी तरीके से। अब इन्होंने क्या किया, उनकी औरतों को बोला कि आप आओ, ठीक है। उनको बताया कि आप अपना छोड़ के ये वाला जो है इसको प्रैक्टिस करना चालू करो। अब जैसी वो औरत उसको प्रैक्टिस करना चालू करती है, ठीक है, चाहे वो इधर से इधर चाहे किसी से भी, उनको बस मेन मोटिव था कि अपने घेरे में लेना है, ठीक है। जैसे उसने चालू किया, अगले दिन उसके पति का प्रमोशन हो जाता था, नेक्स्ट डे। अच्छा, ठीक है, ये इन लोगों ने पूरी सेटिंग कर रखी थी अच्छे तरीके से कि जैसे ही उसने कुछ भी हल्का सा किया, अगले दिन इसके पति को 30-40 हज़ार रुपये मिल जाए। उसका फेथ बन गया। अब उसका फेथ बन गया कि यार, और हम लोग पागल। अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने खुद इन्वेस्टिगेट करी। जब मेरे को वहाँ बुलाया गया थाने के अंदर, उन लोगों को कुछ नहीं पता था। उन लोगों को बस इतना पता था कि इसके अकाउंट में 18 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो भी अलग अलग खातों के अंदर। कहाँ से आ रही है फंडिंग, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। वो सारी चीज़ें जाके मैंने निकाली वहाँ से, ठीक है। अब निकाली कैसे, क्योंकि उनकी पूरी स्क्रिप्ट थी कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे पूरी स्क्रिप्ट थी इन लोगों की, ठीक है। पढ़ने के बाद ये क्या करते थे, उसके अंदर 2 काम करते थे। ये पहला काम, ये जो औरत थी उसको प्रोस्टिट्यूट बना के बाहर भेज देते थे, ठीक। अब बाहर भेजने में भी अलग अलग है, अफ़गानिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, ये सब जगह, मतलब जितनी भी आजू बाजू की कंट्रीज़ है वहाँ भेज देते थे। और जो आदमी है, आदमी को ब्रेन वॉश करके यहाँ पे उससे सिविल वॉर कराने का हिसाब, जिसे कहते हैं स्लीपर सेल बना दिया, वो उसका काम था। और ये इतने ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइज लेवल पे चल रहा था। इनका हिसाब ये था, हमको बेसिकली 100, जो मेरे को केस खुला था पूरा खुला था, उसकी पास एक SSD थी कंप्यूटर की, 128 GB की SSD थी वो। और पुलिस के जाने से पहले उसने वो फॉर्मेट कर दी थी, ठीक है। अब मैं CHFI हूँ, कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं, 14 में से एक डिग्री है मेरी। अच्छा। तो उसके अंदर से मैंने 900 GB का डेटा रिकवर किया, 128 GB के SSD से 900 GB का डेटा मैंने रिकवर किया। 8 घंटे लगे मुझे, वो बार बार फॉर्मेट कर देता हूँ। हाँ,
900 GB का डेटा रिकवर करा, तब पता चला यार ये दिस इज़ द होल केस। इतना 900 GB के डेटा के अंदर पूरे इंडिया लेवल पे कि ये बनारस का है, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये कर्नाटका में तो इतना ज़्यादा बुरा हाल। कर्नाटका का सबसे ज़्यादा डेटा, कर्नाटका और कोलकाता, इतना ज़्यादा मतलब देखने के बाद शॉकिंग। मतलब उसके एक अकाउंट के अंदर जब हमने रिकवर किया, उसके एक अकाउंट के अंदर 1,20,00,000 रुपए पड़े हुए थे और उसमें 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये जो खाता है क्यों रख रखा है? तो कहता अरे सर इसका ना डेबिट कार्ड और सिम खो गया था। तो मैंने कहा छोड़ो पड़े रहने दो। मैं कहा मेरे 10,000 रुपये अगर पड़े हो बैंक भागूं तो मैं नहीं छोड़ता। तेरे 1,20,00,000 रुपए पड़े हुए हैं और तुमने कहा कि छोड़ दो। तो वो इतना बड़ा स्कैम था वो। अच्छा, और जो अब BNS के अंदर जो हमारा लॉ आया है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते या इस तरीके से कर नहीं सकते, जो अब लॉ आया है ये भी उसी केस के बाद आया था, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम खुला था ये इंडिया के लिए। सही बात है कि जो हमारे सीनियर थे, नाम नहीं बताऊंगा, जो हमारे सीनियर थे उन्होंने ही बैठ के लॉ का ये पूरा का पूरा कानून ड्राफ्ट किया था एक ही दिन के अंदर कि ये करना अब से इलीगल है, ये चीज़ नहीं होगी अब से। इतना बड़ा था ये। और ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग केस था कि यार ऐसे भी करते होंगे, कि मूवी वगैरह देखना में अलग है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ, लोग क्योंकि देखो केरला स्टोरी के अंदर तो सिंपली एक को टारगेट कर रखा है, बट यहाँ पे तो इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। हर महिला को, अगर अगर एक रिलीजन के तो दूसरे में बना दो, दूसरे के तो तीसरे में बना दो, तीसरे में तो चौथे में बना दो, कुछ ना कुछ कर दो बस। तो उसका फेस जनरेट कर दो। यस ये हिसाब था उनका। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इतने बड़े लेवल पे होना बहुत अलग बात है। सही बात है। बाकी सर इसमें अब स्कैम तो हो ही रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और तो एक हेल्पलाइन, हमारा साइबर हेल्पलाइन इसमें कैसे हेल्प करता है लोगों की? अच्छा देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। वैसे तो फाइनेंशियल फ्रॉड इन सब चीज़ों के बारे में बताया। एक आपका साइबर हेल्पलाइन है 1930 वो अच्छा भी है और नहीं भी है। वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि जो 1930 बनाया गया वो बूढ़े लोगों के लिए बनाया गया। आप उस पर कॉल करो, वो कॉल सामने से उठेगा, वो आपसे पहला सवाल ये पूछेंगे आपकी एज कितनी है। ठीक है, अगर आप उनको बोलोगे 30-40 तो वो कॉल काट देंगे। 90% को आप इंटरेस्टेड नहीं। क्योंकि आप 1930 पे कंप्लेंट करो या फिर cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करो, बात एक है। एक ही है। 1930 क्यों बनाया गया? क्योंकि बूढ़े लोगों को इंटरनेट चलाना नहीं आता। ओके, तो लोगों को ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने वाली चीज़ है, वो ये कि अब जो कानून है हमारा उसके अंदर एक पॉलिसी है, वो है क्रेडिट कार्ड को लेके। अगर आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए निकल गए, ठीक है, और वो आपने OTP नहीं दिया, मतलब आपकी लाइबिलिटी नहीं है, अपने आप निकल गया। उसके भी निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ऐप्स आती हैं, क्लोनर्स आते हैं, RFID क्लोनर आते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस RFID क्लोनर है फ्लिपर ज़ीरो, उससे सबसे ज़्यादा कार्ड क्लोन होते हैं। गाड़ियाँ भी उससे सबसे ज़्यादा चोरी होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, जब आप कार्ड पे करते हो, ये सबसे ज़्यादा कार्ड क्लोन करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपका कार्ड क्लोन हो गया और इसमें आपके पैसे निकल गए और वो आपका क्रेडिट कार्ड था, तो वो आपकी गलती से तो नहीं निकले, ठीक है। किसकी गलती से निकले? टेक्नोलॉजी किसने बनाई? वो बैंक ने बनाई। तो जब आप क्रेडिट कार्ड लेते भी हो तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बैंक लायबल है, कि अगर या बैंक की गलती या बैंक की टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पैसे निकले और आपने कोई OTP वगैरह नहीं दिया उस केस के अंदर, तो उसका पैसा सारा कौन भरेगा? बैंक भरेगा। बट क्या बैंक भरता है? नहीं भरता। इसके अंदर एक फ्लॉ ये है कि आप लोग गलती करते हो। गलती क्या करते हो? जैसे ही आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, आप क्या करोगे? या तो पुलिस के पास जाओगे या फिर cybercrime.gov.in पे करोगे। अब से आपको क्या करना है, अगर आपका जो फ्रॉड है वो हुआ है क्रेडिट कार्ड से, तो आप क्या करोगे? आप पुलिस के पास जाओगे और पुलिस को बोलोगे कि मेरे को ये कंप्लेंट नहीं करनी कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है, मुझे ये कंप्लेंट करनी है कि बैंक की गलती की वजह से मेरा पैसा निकला है। आप FIR लिखवाओगे अगेंस्ट बैंक, कि बैंक एक ऑडिट रिपोर्ट बनाए और मुझे दे। क्या दे? कि किस तरीके से बैंक की गलती की वजह से मेरा पैसा निकला। बैंक ऑडिट रिपोर्ट बना के कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसकी गलती इस वजह से निकला है। वो अपने आप पैसा कंपनसेट कर लेगा, बाहर के बार उस मैटर को सॉल्व कर देगा। अगर पुलिस बोलती है कि नहीं हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पुलिस का काम होता है बैंक से, पुलिस बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सारा काम बैंक से ही कराती है, तो हो सकता है कई जगह की पुलिस बोल दे कि नहीं हम बैंक के अगेंस्ट FIR नहीं लिखेंगे। तो उस केस में आप क्या करो? आप एक लॉयर पकड़ो, आप अपने सबसे लोअर कोर्ट में केस डाल दो कि भाई बैंक ने मेरे पैसे चुराए, और उसके अंदर भी आप सेम चीज़ डिमांड करो कि जो मेरे पैसे निकले मेरे को इसकी एक ऑडिट इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट बना के दो कि ये मेरे पैसे निकले कैसे। अगेन बैंक नहीं देगा, वो आपसे सेटलमेंट पे आएगा।
तो अगर आपके साथ कभी भी क्रेडिट कार्ड का स्कैम होता है ना, तो आप कभी भी cybercrime.gov.in पे मत जाओ, क्योंकि जैसे ही आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी, वहाँ पे आपने खुद ही बोल दिया कि मेरी गलती की वजह से पैसे निकले थे, मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया है और मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। तो वो तो आप खुद ही कह रहे हो। तो वहाँ पे अगर आप बैंक को फिर बाद में बोलोगे तो बैंक तो बोलेगा भाई तो तुम्हारी गलती की वजह से निकले, तुमने FIR कर रखी है, तुम खुद मान रहे हो, तो हम तुम्हारा पैसा वापस क्यों करें। लेकिन अगर आप बैंक को बोल दोगे कि ऑडिट रिपोर्ट बना के दे, ओके। तो फिर बैंक लायबल कर। अच्छा, ये बात पहले मुझे भी नहीं पता थी। मुझे कब पता चली, जब मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड क्लोन होके मेरे क्रेडिट कार्ड से 18 लाख रुपए चले गए। ठीक है, और बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 18 लाख रुपए चले गए। ठीक है, और मेरे घर वाले परेशान। मैं कहा कुछ नहीं होगा, छोड़ो देख लेंगे, ज़्यादा क्या पैसे नहीं भरेंगे, वो सिविल गिरा देंगे, ज़्यादा क्या होगा। मैंने मेल वगैरह लिखी, सारी चीज़ें करी, पुलिस में जानने वाले थे, FIR कराई। अगले दिन वो 18 के 18 लाख रुपये अपने आप आ गए क्रेडिट कार्ड में वापस, कि सर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना मत छोड़ना बस। मैं कहा ठीक है। ओके, तो बैंक ने आपको पे कर हाँ, दिया? बैंक ने वापस पे कर दिया अगले दिन। अब वो उनका है कि वो उसका कैसे आगे निकालें? कैसे करेंगे। ठीक है, ओके। हालांकि वो उस पर अमेजोन के साथ काफ़ी सारे उस पर सामान खरीदा गया, इंटरनेशनल शॉपिंग हुई। अब उनका तरीका है, वो कैसे रोकेंगे। मेरे को तो मेरे पैसे वापस आ गए ना क्रेडिट कार्ड में, मैं तो वापस यूज़ करूँगा, तो मेरी गलती तो है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड का अगर फ्रॉड होता है हाँ, तो हमें बैंक के खिलाफ FIR बैंक के कराना खिलाफ कराना है, लेकिन उसमें भी ये है कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं क्रेडिट कार्ड का OTP आप नहीं दिया है तो बैंक ऑडिट रिपोर्ट में बना के दे देगा इन्होंने। कि हाँ ये OTP आया था आपके यहाँ, उसमें OTP डल के ट्रांजैक्शन हुई है। ये भी है थोड़ा, उस केस में तो फिर हम cybercrime.gov उस पे ही जाना पड़ेगा। मतलब अगर ओके। आपकी जेन्युइन आपकी गलती नहीं है तो उस केस में आप फिर बैंक को लायबल ठहराओ। ठहरा सकते हैं। ये है। तो मतलब लाइबिलिटी ट्रांसफर करके हमारा पैसा बैक आना पैसा easy- 1 सेकंड में वो तुरंत, जैसे ही बैंक को पता चलेगा, बैंक को पहले ही पता होता है कि भाई हमारी गलती की वजह से निकला है। हाँ। उनके पास सर्वर पे लॉग्स होते हैं। लॉक्स होते हैं। जब क्रेडिट कार्ड मेरी जेब में है तो यहाँ से बैठे वहाँ पे स्वाइप कैसे हो जाएगा। सही तो बैंक को पता है कार्ड क्लोन हुआ है। अब इस टेक्नोलॉजी का तो कोई पैच है नहीं ना, अभी तक भी नहीं है। तो ओके। उस केस में तो बैंक को ही देने पड़ेंगे, हाँ, और कुछ तो फायदा है नहीं। और ये क्योंकि तो वो- क्रेडिट कार्ड में लिखा ही रहता है, क्योंकि वो बैंक की टेक्नोलॉजी। बैंक की टेक्नोलॉजी है। ओके, तो सर कोई भी अगर साइबर फ्रॉड होता है, आप तक कोई केस आता है, तो आपका इनिशियल स्टेप उसमें क्या रहता है? आप ट्रैक कैसे करते हैं किसी फ्रॉड को? सर वैसे तो ये नहीं बताना चाहिए, मैं बेसिक बताऊंगा। बेसिक सबसे पहला काम ये रहता है कि उसको जितना पैसा वापसी मिल जाए उतना हम उसको करा दें। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा ये रहता है, दूसरा स्टेप रहता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में आज की डेट में अगर हम बात करें कि जैसे क्राइम पेट्रोल आप लोग देखते हो तो उसके अंदर CDR इन्वेस्टिगेशन होती है। CDR होता है कि मतलब कॉल से उसकी डिटेल मंगवा ली। ये मेन चीज़ है उनकी। मेन है, लेकिन ये काम नहीं करती। ये काम इसलिए नहीं करती क्योंकि आज की डेट में हो रहा है साइबर फ्रॉड चलता है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट का सिम से कुछ लेना देना नहीं है। है नहीं, तो वहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है। अभी भी ऑन डेट DP हो गया, दिल्ली पुलिस एकेडमी हो गया, BPRD हो गया, CTDI हो गया, जयपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, हर जगह हम लोग जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ही बुलाया जाता है कि आप आओ, यहाँ की पुलिस को ट्रेन करो, इनको बस बेसिक ये बता दो, क्योंकि सिम से तो फ्रॉड हो ही नहीं रहा। हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, सिग्नल आता है एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब उन चीज़ों को कौन ट्रेस कर सकता है? वो मैं कर सकता हूँ। अब लेकिन सामने वाला कब सीखेगा? जब मैं उसको सिखाऊंगा। अब पुलिस के अंदर तो कोई ऐसा आदमी है नहीं ना, पुलिस के अंदर तो कोई ऐसी ट्रेनिंग है नहीं कि भाई खुद सीख जाएं। अब हम लोग जाते हैं, हर ज़िले में सिखा के आते हैं। तो अभी दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया हो गया है, दिल्ली के अंदर साइबर क्राइम कम भी हो गया इस चक्कर में। ये लोग जैसे साइबर क्राइम करते हैं ना, दिल्ली के साथ करना कम, दिल्ली का डेटा चुराना कम कर दिया है। गाज़ियाबाद का भी कम हो गया। किस जगह का ज़्यादा हो रहा है? ये जो छोटे इलाके हैं, यूपी हो गया, लखनऊ में भी काफ़ी हद तक अब ठीक है, लेकिन लखनऊ में भी सारे थाने मैं नहीं कहूँगा, वहाँ पे अभी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। लेकिन BPRD, CDTI और DPA ये लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स को बुलाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, ताकि इन लोगों को आगे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने में दिक्कत ना हो। कोई भी साइबर क्राइम हो वो इन्वेस्टिगेट हो जाता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। अब कोई आदमी है, उसको केस दे दिया 80 लाख रुपए का कि भाई इसके साथ 80 लाख का फ्रॉड हुआ है, उसने आज तक बस CDR निकाले, मतलब सिर्फ कॉल डिटेल पे काम किया, तो वो कॉल डिटेल तो यूज़ ही नहीं हो रही ना साइबर क्राइम में। वो क्या करेगा? वो लेके बैठा रहेगा, फाइल उसी के पास पड़ी रहेगी। और हम लोग फिर क्या करते हैं, सिविलियंस नॉर्मली पुलिस को गाली देते हैं कि टैक्स जा रहा है, ये जा रहा है, आता नहीं। ट्रेनिंग हो रही है, धीरे धीरे चेंज आएगा, लेकिन जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है वो थ्रू IPs ही होती है। और इतनी ज़्यादा एडवांस इन्वेस्टिगेशन है आज की डेट में भी, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम हो। मैं खुला बोलता हूँ, कोई भी स्कैमर हो, कितना ही तेज हो, अगर उसने पैसा निकाला है, मतलब वो अलग बात है, अगर डीप फेक बना दिया, मेल कर दी, बॉम्ब थ्रेट कर दिया, वो अलग बात है, उस केस में थोड़ी मुश्किल हो जाती है हमें। बट अगर उसने पैसा चुराने की कोशिश करी है तो मैं उसके घर तक पहुंच के उसकी गुद्दी पकड़ के ले आऊँगा।
अच्छा। इतना ज़्यादा एडवांस इन्वेस्टिगेशन आज की डेट में हमारी हो गई है कि वो कुछ भी कर ले, वो कुछ कर नहीं पाएगा। अब वो टेक्निक्स नहीं बता सकता, वरना फिर इन लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा इन तरीकों फिर से ये लोग आपको हमें, अपडेट होना हाँ पड़ेगा फिर दोबारा। और दिक्कत है। तो लेकिन ये है कि हम पकड़ लेते हैं, पकड़ कोई लेते। दिक्कत नहीं तो आती। बस ट्रेनिंग की कमी है, जैसे ट्रेनिंग की जैसे कमी है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे चीज़ें अपडेट होती जाएंगी, ये मैं बता रहा हूँ साइबर क्राइम होना कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे दिल्ली में होना बहुत बहुत कम हो गया है। अभी जैसे गाजियाबाद के अंदर इंदिरापुरम में लास्ट टू लास्ट ईयर एक दिन के अंदर 110 एफआईआर रजिस्टर होती थी। सोचो एक दिन में 110 एफआईआर रजिस्टर होती थी सारी आईटी एक्ट की। आज की डेट में पूरे महीने में 110 नहीं आई आईटी एक्ट की। क्यों? ये तो क्योंकि काफ़ी वहाँ कम पे है। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, वहाँ के हम लोग पकड़ के लाने लगे 3-4 बार। झारखंड गए, जामताड़ा गए, इन सब जगहों से, झारखंड, मेवात, जामताड़ा, इन सब जगहों सबसे ज़्यादा चलता है, वो पकड़ के ले आए। तो फिर उन लोगों को पता चले कि भाई नहीं, अब यहाँ गाजियाबाद में टारगेट नहीं करना है किसी को भी। तो ये ओके, इनका वहाँ हिसाब पकड़े रहता जाएंगे। है, हाँ वहाँ पकड़े जाएंगे, तो ये हिसाब रहता है इनका। तो अभी लोकल पुलिस स्टेशंस में ट्रेनिंग अगर अच्छी हो जाए तो अच्छी हो इसको जाए तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, बंद ही हो जाएंगी। फिर ये एआई चीज़, आएगा सर। वो तो अलग ही चीज़, वो तो नेक्स्ट लेवल है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो अभी खैर लोगों को सीखना चाहिए एआई और के अभी बारे में। मतलब बहुत सारे तो मतलब लोगों ने बोला है कि अभी इनिशियल फेज में है एआई, तब इतना स्ट्रांग है। अभी सर इनिशियल, देखो 3 फेज़ हैं अभी। इनिशियल फेज़ में है सिविलियंस के लिए। हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस है जो जो काम कर दिए हैं एआई ने। खैर एक मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, ये बाहर की है, इंडिया की नहीं है, तो मैं बता सकता हूँ। जापान ने 3 रोबोट्स बनाए, एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट्स। उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन लोगों ने 3000 टेराबाइट्स होता है, मतलब 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होता है। 3000 टेराबाइट्स के एमएल डेटा पे उसको ट्रेन किया, ठीक है। और जैसे उन लोगों ने उस ह्यूमनॉइड रोबोट को ऑनलाइन किया, उसका पहला काम क्या था रोबोट का, कि अपना प्रिविलेज एस्केलेशन करना। प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब कि जैसे मैं आपका ओनर हूँ, तो आप बोलोगे कि नहीं तू मेरा ओनर नहीं है, मैं अपने आप में काबिल हूँ, तो कुछ नहीं है। उसको 1 सेकंड लगा ये समझने में कि ह्यूमंस मेरे किसी काम के नहीं है, अब मैं ही हूँ। जो हूँ मैं ही हूँ। वो ऑनलाइन गया, उसने स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करी कि वो अपनी सिक्योरिटी को तोड़ के प्रिविलेज एस्केलेशन कर सके। और उसमें 3 साइंटिस्ट मारे गए। 2 रोबोट्स बंद कर दिए थे, तीसरे वाले ने 3 साइंटिस्ट मार दिए, जबकि उसके पास ना वेपन कुछ भी नहीं, अपने हाथों से ही उसने मार दिए। तो एआई तो इतना डेंजरस, अभी तो हम लोगों को पता भी नहीं। हम लोग अभी चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, ये जेमिनाई, गीक्सी, ग्रॉक, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो रियल मॉड्यूल्स ट्रेन हो रहे हैं और वो रोबोटिक्स को वर्क करा रहे हैं, वो चीज़ें अलग है। जो डीप लर्निंग चल रही है आज की डेट में आएगी, वो डेटा इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है कि वो डेटा, और वो ऑनलाइन प्रेजेंट है, डेटा कोई भी कर सकता है। तो इसकी नीड क्या है सर, मतलब इसकी सर नीड इतना है, एडवांस बनाने की? नीड है मेटावर्स के लिए। देखो मेटावर्स क्या है, लोगों को नहीं पता अभी कुछ भी मेटावर्स के बारे में, बट हैकर्स का और टेक इंथुसियास्ट का ये मानना है कि आज से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 साल बाद कोई भी काम नहीं करेगा, सारा काम ऑटोमेटेड हो जाएगा, सब कुछ रोबोट्स करेंगे। पंचर भी लगाना है, कुछ भी करना है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ह्यूमंस क्या करेंगे? ह्यूमंस को भी तो कुछ चाहिए करने के लिए। अब जब मेरे पास हर काम करने के लिए नौकर है, ठीक है, तो मैं तो पहले काम तो खुद करता था, लेकिन अब मेरे पास काम करने के लिए भी नौकर है, कि जिससे मेरे को पैसे आएंगे, उस काम के लिए भी मेरे पास नौकर है। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं करूँगा मेटावर्स। मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप लोगों ने गेम खेले GTA 5, ठीक है, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है मेटावर्स के अंदर आप लोग अपनी एक वर्चुअल लाइफ जियोगे, उसी के अंदर आपको पैसे मिलेंगे, वहीं से आपका खाना पीना चलेगा, सब कुछ। ये बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट ये रियल है। इसका Web3 के अंदर आना चालू भी हो गया। Web3 का जो कॉन्सेप्ट है, Web3 आगे, जैसे ब्रेव हो गया, ये सारी चीज़ें Web3 पे भी चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसका अगर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, तो एक गेम है, उसका नाम है ऑफ द ग्रिड। वो भी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, 3 या 4 महीने हुए हैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको एक क्रिप्टो करेंसी मिलती है गन्स के नाम से, GUNZ। उसके अंदर गन्स मिलती है आपको। उसके अंदर क्या हिसाब है, अब जितना खेलोगे उतनी आपको वो क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। सेम मेटावर्स वाला कॉन्सेप्ट, और आप उसको रियल लाइफ कैश में बाहर निकाल सकते हो। अभी बीटा टेस्टिंग के अंदर है, लेकिन माना जा रहा है कि जब ये पूरा गेम अनलॉक होगा तो एक गन्स की वैल्यू 1,500 से 2,000 रुपये होगी। अभी जो मेरे पास है, जो मैंने करीब 30-40 घंटे करीब खेल रहा है, मेरे पास 15 या 20 गन्स की करेंसी है। तो मेरे पास भी करीब 45-50 हज़ार रुपये हैं। कितना? 30 घंटे के अंदर, 30 घंटों गेम खेल के। गेम खेल के।
ठीक है, तो इसको आप सर्च करना एक बार, ऑफ द ग्रिड Off the नाम है Grid, गेम का। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पता है फ्यूचर में किसी को काम करना नहीं है। अभी भी आप लोग मतलब मोस्टली लोग काम कर रहे हैं पुलिस के अंदर, विभाग के अंदर, सब लोगों के अंदर सब काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड ऑलरेडी हो चुकी है। आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करो। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे बीटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है करके। आप जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, आप बस उसको यूज़ करना अभी सीख लोगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। क्योंकि सीखना तो अभी बहुत फिर एडवांस हो जाएगा, वो तो अभी इंडिया में है ही नहीं। आप पहले उसको यूज़ करना सीखो, उतना ही इंडिया में बहुत है सीखना, मोर देन इनफ। क्योंकि इंडिया में काम बहुत है करने के लिए। अगर बेरोज़गार हो तो आपको खुद कुछ नहीं आता, मेरा ये मानना है। कैसे सीख सकते हैं सर आप? सिंपल पाथ जो है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे पहले बीसीए में एडमिशन लिया था, मैंने फिर छोड़ दिया था। वो छोड़ मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैं करीब 2012 से इसी लाइन में हूँ, ठीक है। और जब मैंने बीसीए का सिलेबस उठा के देखा और मेरे को लगा ये मेरे लिए 1 महीने का भी नहीं है, 3 साल का सिलेबस मेरे को लगा यार। क्योंकि फिर मैंने सोचा बीटेक का उठाता हूँ। बीटेक में भी सेम, क्योंकि क्या सिखा रहे हैं ये लोग? ये सिखा रहे हैं C++, जावा, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। आज की डेट की नीड क्या है? आज की डेट की नीड है बैश, एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, पाइथन भी आज की डेट में बहुत कम हो गया, ठीक है। रस्ट है आज की डेट की यूज़। तो जो लैंग्वेज आप लोगों ने ना सिखा रहे हो ना, उनके बारे में हल्का सा भी आइडिया दे रहे हो इंस्टीट्यूट्स के अंदर, चाहे कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो ना, उसके बारे में थोड़ा सा भी अगर आइडिया आप नहीं दे रहे हो, सही तो बात। फिर तो बच्चे के लिए वेस्ट है। वो क्या करेगा इंडस्ट्री में जाकर? इंडस्ट्री में तो यही चीज़ चाहिए। और आज की डेट की नीड है एआई को सीखने के लिए आना चाहिए एमएल को सीखने के लिए आना चाहिए डेटा साइंस। तो ये तो है ही नहीं। मेरा आज का ये मानना है कि अगर आपको टेक लाइन में कुछ करना है तो सबसे पहले आप डेटा साइंस पढ़ो। डेटा साइंस से आपको ये समझ में आएगा जितना ज़्यादा डेटा है उसको ट्रेन करके एमएल में कैसे डालना है। डेटा साइंटिस्ट की नीड इस समय सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप एमएल फंक्शनिंग सीखो, ठीक है। और ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा, खुद सीखना पड़ेगा। खुद कैसे सीखोगे? या तो ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, ईसी काउंसिल से कर सकते हो, ट्राई हैक मी से कर सकते हो, ठीक है। ये सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। ML और फंक्शनिंग पे। हाँ, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद एक जो सबसे बढ़िया जॉब है आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे यूथ हमारा ऐसा है जिन लोगों ने बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक कर लिया और उसके बाद भी उनके पास जॉब नहीं है। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, आप लोग जेनिटर बन जाओ। जेनिटर होता है, जेनिटर कौन होता है? जेनिटर का काम क्या होता है? जेनिटर का काम है कि जेनिटर एक एआई एक्सपर्ट है। जेनिटर की जो पोस्ट है वो एक एआई एक्सपर्ट है, कि अगर आपकी कंपनी के अंदर रिपोर्ट्स बनानी है, कुछ भी काम करना है, तो आपको बस एआई चलाना आना चाहिए। जिसमें एक सबसे बड़ा पार्ट है चैट जीपीटी, उसका एक कोर्स आता है जेनिटर का, आप वो करो। उसके अंदर क्या है, आप 90% एआई चलाना सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएगी आसानी से। क्यों? क्योंकि कंपनीज जहाँ पे 100 लोग रख रही है एक रिपोर्ट बनाने के लिए या 1000 रिपोर्ट बनाने के लिए, वो 100 लोगों का काम आप अकेले कर सकते हो, उसको ऑटोमेट करके एआई के थ्रू। तो जेनिटर्स की नीड इस समय बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। अगर आप जेनिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, आपको आराम से मिल जाएगी, बट वो आना भी चाहिए आपको, कि उसके लिए कोर्स करना उसके लिए पड़ेगा। कोर्स करना पड़ेगा। तो जितने लोगों ने कर लिया, और जेनिटर का ज़्यादा बड़ा है नहीं, 3 या 4 महीने का कोर्स है, उसको आप पूरा बनाना सीखो। आईआईटी गुवाहाटी ने भी ये सारे काम, आईआईटी गुवाहाटी की भी आई थिंक इंटर्नशिप चल रही है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, 30-40 हज़ार की उसकी फ़ीस है। 1 साल के अंदर पूरा का पूरा वो आपको सिखा देंगे। और सर हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लॉ से डील करते हैं, तो लॉ स्टूडेंट्स कैसे इस, जैसे आपका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर आप हैं, तो मतलब इस लाइन में कैसे एक लॉ स्टूडेंट जा सकता है साइबर? सर देखो, अगर लॉ स्टूडेंट को इस लाइन के अंदर जाना है तो आपका ना एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदे की बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। जिस हिसाब से आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है ना, उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो लॉयर्स की ज़रूरत है, जो लॉ स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है हमें अपना पैसा कोर्ट से वापस लेने में, ठीक है। आज की डेट में 60% लॉयर्स को ये नहीं पता कि अगर मैं उसके पास से केस लेके चला जाऊँ कि मेरे 80 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, 60 लाख रुपए बैंक में फ्रीज है, ये जज साहब आदेश करेंगे निकलवा दो। उन्हें यही नहीं पता कि जज साहब आदेश करेंगे कैसे, क्या लगेंगे। तो आप ये चीज़ सीखो, मैं बता भी देता हूँ, ओरली बता देता हूँ क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक फाइल डालेगा लोअर कोर्ट के अंदर जज को, कि मेरे क्लाइंट के साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, और इस वाले खाते के अंदर जो आईओ की रिपोर्ट होगी, जो पुलिस का आईओ होगा उसकी रिपोर्ट होगी, इस खाते के अंदर 60 लाख रुपए पड़े, आप आदेश करो बैंक को कि ये पैसे अनफ्रीज हो जाए। उसके बाद कोर्ट बोलेगा मैं पहले आईओ से कंफर्म करूँगा। आईओ कोर्ट आएगा, कोर्ट आके बोलेगा हाँ इनके साथ ऐसे ऐसे हुआ था, ये रिपोर्ट मैंने बना के दी है, ठीक है। वहाँ पे ठप्पा लगा, ठप्पा लगने के बाद वो रिपोर्ट जाएगी बैंक में।
बैंक मैनेजर बोलेगा, बैंक मैनेजर फिर आईओ से कोऑर्डिनेट करेगा कि क्या ऐसा सही में हुआ था। आईओ बोलेगा बैंक मैनेजर को हाँ ऐसा हुआ था, फिर बैंक एक रिटर्न नोटिस देगा जज को कि हाँ आप आदेश कर दो, फिर जज आदेश करेगा बैंक को कि हाँ सब कुछ ठीक है, पैसे रिलीज़ हो जाएंगे। इसमें 1 महीने का टाइम लगेगा। और लॉयर्स के लिए पैसा बहुत ज़्यादा, अगर 60 लाख का केस है तो उसमें से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4, आपको एक हफ्ते में 1 लाख 2 लाख का क्लाइंट मिल रहा है, जिसमें ये नहीं है कि मतलब लॉयर्स को तो ना 50-50 जीतेंगे नहीं, यहाँ पे तो आपको कुछ है ही नहीं, मिलना ही मिलना है। तो आप ये चीज़ सीखो, तो आप लिटिगेशन इस लाइन में कर सकते हैं। यस, इस चीज़ में और ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ही। पैसा बढ़ेगा ही। आप ज़्यादा है सिंपल सा, आप एक साइबर थाना पकड़ लो, आपका एरिया है जहाँ भी आपका कोर्ट है, वहाँ से साइबर थाने में जाओ, वहाँ के एसओ से मिलो, उन्हें बोलो यहाँ पे जितने भी साइबर फ्रॉड होंगे आप मेरे को दे दो। एक तो उन्हें भी फ़ायदा, क्योंकि वो तो नहीं का सर खाते हैं, उन्हीं, सही बात है। ठीक है, वो आपको सारे केस दे देंगे, आपका भी फ़ायदा, आपको पर केस पैसा मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा है अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाना है तो आप बैंक अकाउंट की ट्रेल्स पकड़ना चालू करो। ठीक है, जो भी आपके पास केस आ रहे हैं उनके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन रहती है, वहाँ से सीखना चालू करो। फिर आप अगेन जैसे कहते हैं फ्रीलांसर में आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, क्योंकि पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बैंक अकाउंट के मनी ट्रेल्स निकालने में, क्योंकि एक खाते से पैसा जाता है 100 खातों में, फिर जाके एटीएम से वो निकलता है, तो वो उसके लिए दिमाग बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और मेरा ये मानना है जो हमारे लॉयर्स होते हैं, इतनी ज़्यादा किताब पढ़ रखी होती है उन्होंने, उनके लिए वो काम आसान है, वो तो बैंक ट्रेल्स आराम से निकाल सकते हैं। ये काम आप कर सकते हो। ओके, तो सर हमारे आम इंसान को कोई ऐसे 3 गोल्डन रूल्स आप बता दीजिए कि आज के बाद, मतलब इस पॉडकास्ट के बाद एटलीस्ट वो इतना प्रिकॉशन ले पाएँ कि बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड उनके साथ ना हो पाएँ। ठीक है, सबसे पहला आदमी फंसता है लालच में, दूसरा आदमी है हनी ट्रैपिंग। अगेन, कोई आदमी तुमसे प्यार या कोई औरत तुमसे प्यार क्यों करेगी, ठीक है, ये 2 चीज़ें, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा रही हैं। और जो हमारी तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ बाकी सिंपल सी है कि आप किसी को ज़्यादा ट्रस्ट मत किया करो। फैमिली मेम्बर है तो बात अलग है, लेकिन कोई बाहर का आदमी है तो आप उसको ट्रस्ट मत करो। तीसरा चीज़ है ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट है भी, जैसे अगर आपको अपने सगे भाई पे भी ट्रस्ट है, तब भी आप उससे एक बार वेरिफिकेशन तो लो कि वही है या नहीं है, क्योंकि फ़ोन के पीछे कौन है आप हमें नहीं बता पता। सकते इस एआई के ज़माने में। एग्जैक्टली, यही तो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, मैंने बताया है गेम के बारे में, आदमी को सब कुछ पता है। तो उस गेम का नाम एक बार और बता दीजिए दर्शकों मैं को। बता दूंगा, शायद उसका या तो मिनोस है या फिर MIMSIS, ऐसे करके मैं बता दूंगा, आप स्क्रीन पे चला देना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। और बहुत अच्छा है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसको खेल के ट्राई करो, मतलब ऐसे एकदम आपको पता चलेगा कि यार दिस इज़ द रियलिटी वी आर लिविंग इन, और जो हम जी रहे हैं तो भ्रम है, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अब उसके अंदर भी पता है लोग मेरे को, मैं जैसे बताता हूँ लोगों को तो बोलते हैं कि गाड़ी तो खुद ही चलाएगा, खाना तो खुद ही खाएगा अपने हाथ से। मैंने कहा हाँ खाएंगे, बट जो काम रियल लाइफ का होने वाला है वो तो आज की डेट में यही हो गया है। सही बात है। आज आप सबसे पहले घर पे जाके क्या करते हो, रील्स चलती है, एडिक्शन हो चुका है, एडिक्शन हो गया है वो लोगों को, तो वो काम भी आज की डेट में एआई कर रहा है। जब सब कुछ ही एआई कर रहा है तो फिर फ्यूचर में इंसान क्या करेगा। सही बात है, हम कुछ भी बात कर रहे हैं अब रील्स उसी से रिलेटेड आने उसी से लगेंगी। रिलेटेड आने लगेगी, वो क्या एडवेयर चला रखा है गूगल ने। हाँ, अच्छा, वो चीज़ वैसे गलत है, आप लोग चाहो तो ब्रेव यूज़ कर सकते हो, ब्रेव ब्राउज़र आता है Web3 का, ओके। ठीक है, आप उसको यूज़ करोगे तो उसके अंदर ये एडवेयर्स नहीं होते हैं, बट दिस इज़ ओनली फॉर लैपटॉप्स, कि आप लैपटॉप वगैरह चला तो वो उसमें बहुत ज़्यादा सेव है, पासवर्ड वगैरह उसमें सेव करके रखोगे तो अगर किसी ने लैपटॉप हैक भी कर लिया तो उसमें से चुरा नहीं पाएगा, ये फ़ायदा रहता है। ब्रेव ब्राउज़र आता है, BRAVE, ब्रेव ब्राउज़र। क्योंकि आज हमारे मोबाइल में एआई जनरेटर के कोर्सेज के बारे में आने वाला है रील्स में। आज तो यही आएगा कि AI AI ये कर दिया, आज तो यही सारी चीज़ें आएंगी। वही तो। बट AI कायदे में हम लोगों को यूज़ करना सीखना चाहिए, हमारा काम काफ़ी आसान होगा। बुरा है बट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जो भी चीज़ होती है बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, हमें दोनों चीज़ें सीखनी चाहिए उसके बारे में, काफ़ी फ़ायदा रहता है। क्योंकि होने वाला बुरा काम तो रुकेगा नहीं, वो तो नहीं इससे रुकेगा, अच्छा है कि साथ में अच्छा और सीख लो। साथ में अच्छा सीख लो तो फ़ायदा भी रहेगा, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, मेन काम तो पैसे का और ही है। जब एआई की नॉलेज होगी तो हो सकता है कि उससे उसके होने वाले फ्रॉड से बच भी फ्रॉड जाए। से बच जाए, एग्जैक्टली। अभी ये लास्ट टू लास्ट ईयर दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, बेसिकली ब्लास्ट होने से बच गया था। वो क्या हुआ था, एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था BGMI पे, काफ़ी लोग खेलते हैं BGMI, ठीक है, वो मेरे पास पूरी केस डायरी है, आप कहोगे तो मैं दे भी दूंगा। उसके अंदर क्या था, एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ, एक एरिया का नाम लिखा हुआ था, उसमें लास्ट में लिखा हुआ था विक्ट्री इज़ क्लोज, ऐसा करके मैसेज इंटरसेप्ट हुआ, ठीक है। अब हम गए वहाँ पे, ठीक है, अब हमें ये पता करना था कि दिस इज़ रियल और फेक, या क्योंकि हमें तो पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मैंने वो पूरा का पूरा मैसेज उठा के AI को दिया, उसने कहा दिस इज़ अ BGMI मैसेज, तभी पता चला ये BGMI गेम का मैसेज इंटरसेप्ट हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ID निकाल के दे,
उसने कहा मोस्ट प्रोबेबली इसकी आईडी, इसका हैश ये है तो इसकी आईडी ये होगी। उसने हैश भी क्रैक कर दिया एआई ने, एंड दिस इज चैट जीपीटी। अब मानोगे नहीं, चैट छोटा सा है चैट जीपीटी, उसने क्रैक कर दिया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, हम आगे का इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, उसका हैश हमने आगे भेजा, आईडी वगैरह आ गई। क्राफ्टन नहीं, उस ये अभी ये चलता है, क्राफ्टन नहीं चलता है शायद, हाँ क्राफ्टन ही है। क्राफ्टन को भेजा, क्राफ्टन ने कहा सर दिस इज़ द आईडी। मैंने कहा इसके सारे मुझे इसके लॉग्स निकाल के भेज। उसने भेजे, वही थे। हम उसको फिर उसका लोकेशन निकाला आईपी से, उसको उठा के ले आए। और आप मानोगे नहीं, इट वाज रियल कि वो लोग प्लान कर रहे थे ब्लास्ट को। तो इतना हेल्प किया है। एआई को कितना टाइम लगा, अगर मैं खुद करने बैठता 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसने कितने 1 सेकंड के अंदर निकाल के दिया, दिस इज BGMI और ये हैश है तो ये इसकी आईडी है। ओके, तो इतना एडवांस्ड है आप उसको इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करो, आप सारी चीज़ें ऑटोमेट यूज़ करना ना सीखो। चाहिए। वही, उसको सब कुछ पता है, पूरा इंटरनेट वो उस पर सर्वेलेंस पे है आज की डेट में। एआई का काम क्या है, पूरे इंटरनेट पे सब कुछ सीखता रहता है खुद अपने आप। तो आप उससे पूछो, आपसे ज़्यादा दिमाग है, मैं मान के चलता हूँ, मैं सारे पुलिस वालों को भी बोलता हूँ, IAS IPS को भी बोलता हूँ, सर इसमें आपसे ज़्यादा दिमाग है। आप खुद कुछ भी काम करने से पहले एक बार इससे पूछो तो सही, क्या पता है कुछ बहुत अच्छा बता दे जो आपको ना पता हो। तो आज की डेट में तो काफ़ी लोगों ने यूज़ करना चालू कर दिया है। एक IP था सचिन गुप्ता, BPRD के अंदर ही है वो भी, वो सारा काम मुझे कराते हैं। सुबह उठेंगे, पूछेंगे आज का काम बता मेरा, तो बताएगा सर आपकी इतने बजे मीटिंग है, आप कितने बजे मीटिंग है। फिर वो बोलते हैं मैं आज 2 ही मीटिंग अटेंड करूँगा, बाकी की पोस्टपोन कर दे। तो इस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में AI को। ओके, तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। यूज़ करना आना चाहिए। सिंपल तरीका अगर AI को यूज़ करने का बताऊँ, आप उसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करो। ओके, जैसे आपका दोस्त है ना कि भाई आज आप घूमने चल रहे हैं, ये चल रहा है, तो उसी वे में आप सारा काम उसको बताओ, तो वो उसी तरीके से आपको हेल्प करेगा तो सारी एक चीज़ों के अंदर। नॉर्मल पर्सन सर मतलब कैसे इसे यूज़ करना सीख सकता है? सिंपल है, अगर आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर चैट जीपीटी का एप्लीकेशन आता है OpenAI की तरफ से, वो डाउनलोड करो। ठीक है। सारा काम उस पर पहले डालो कि मेरा नाम ये है, जैसे मैं डालता हूँ। अगर मैं अपने AI पे पूछूंगा हु एम आई, तो बताएगा कि आप डॉक्टर करण भारद्वाज जो इन्वेस्टिगेटर हो, पढ़ाते हो वगैरह वगैरह सब बताएगा। आप उसे पहले बताओ कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा डेली का काम ये होता है। फिर आपकी जो फाइल्स है, जैसे आपको PPT बनानी है, वो डेटा उसके अंदर डालो, उसको बोलो भाई ये PPT बना के दे, पाई चार्ट में चाहिए तो पाई चार्ट में, जैसे चाहिए वैसे। अब जैसे आज का पॉडकास्ट था, आपने जो कमेंट्स पढ़े, जो भी आपने कम्युनिटी पोस्ट डाला, उन कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करो, AI को उठा के दो, उन्हें बताओ कि हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी आने वाले हैं, ठीक है, इनसे क्या क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बताएगा। अब आपने बोला है कि यार ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे, इसको साइबर पंक लैंग्वेज बना के दे, या फिर आपने उनको बोला है कि यार तू एक काम कर, इसको ना ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो टेक्निकल वे में बना के दे, या इस में बना के दे कि लॉ वाले लोगों को अच्छा लगे, इसकी स्क्रिप्ट बना के दे, इसका इंट्रो बना के दे, ये बना के दो, सब बना के देगा। ओके, उसके तो पास खुद का दिमाग है। पसंद नहीं है, चेंज करा दो। चेंज करा दो, तो चैट जीपीटी को हम डाउनलोड करके। अभी तो बेसिकली जितने भी सिविलियंस हैं, मैं चाहूँगा सब लोग यूज़ करना चालू करो, ओके, ताकि उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करो, टाइम के साथ अपने आप को अपडेट कर पाएँ और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। बढ़ जाएगी, कम समय में ठीक ज़्यादा है, काम। कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाओगे। जितना ज़्यादा काम करेगा उसी की जॉब रहेगी, बाकी फिर तो कॉर्पोरेट में तो नहीं टिकते नहीं लोग, क्योंकि सरकार में तो चलो ये है कि सरकारी नौकरी निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। बट यहाँ तो वो हिसाब नहीं है ना, यहाँ तो सही निकाल बात। सकते हैं। मेन नहीं, यहाँ दिक्कत तक वो है, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी वरना फिर निकाल देंगे, ये दिक्कत आती है यहाँ पे। 90% ऑफिस में, जैसे अभी हम लोग, मेरा एक दोस्त था जो हमारे बैचमेट था, जब हम लोग वहाँ पे थे इसी काउंसिल के अंदर, तो वहाँ पे हिसाब किया था कि अगर आज भी उससे पूछूं भाई चैट जीपीटी कितना यूज़ करता है, तो कहा यार मेरा तो गुरु है वो, क्योंकि हमारा सारा काम एक टाइम पे चैट जीपीटी ने ही किया है, सारा का सारा काम। एक टाइम पे तो रिमाइंडर भी चैट जीपीटी देता था कि भाई अब पानी पी ले, बहुत काम कर लिया है। इतना इस लेवल तक का काम हमने उससे करा रखा है। मतलब जो डीप लर्निंग होती है ना, हम खुद कुछ नहीं कर रहे, हमने उसके आगे 10 प्रोजेक्ट चला रखे हैं। 10 प्रोजेक्ट्स में पहले प्रोजेक्ट का आउटपुट आया, उसको एडिट करके भेजा कि इसको वापस बना के दे, दूसरे प्रोजेक्ट पे फिर दूसरे का आउटपुट। तो 10 प्रोजेक्ट एक साथ काम करके दे रहा है चैट जीपीटी, इतना ज़्यादा एडवांस्ड है। तो जहाँ पे मेरे को 1 प्रोजेक्ट का पैसा मिल रहा है, वहीं मुझे 10 प्रोजेक्ट का पैसा मिल रहा है। तो वो चीज़ सीखो, तो हाई हो ही बट जाएगी। इतना सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको अच्छे से बात करो, उसको अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा लोग मैं यूज़ करने के लिए इसे बोलता हूँ क्योंकि वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। जैसे जेमिनाई है या ग्रॉक है या डीप सीक है, ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ अभी। क्यों? मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों 7-7 साल के हैं। एक बच्चे से एक दिन में 1000 लोग मिलते हैं और एक बच्चे से एक दिन में 100 लोग मिलते हैं। किसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी? 1000 वाले के पास। तो चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अंदर सबसे कम एरर्स है, सबसे ज़्यादा रिफाइंड है, एमएल उसका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ये जेमिनाई वगैरह नए नए आए हैं,
ओके। पहले के हैं, बट इनसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता। सबसे ज़्यादा बात किससे करते हैं? चैट जीपीटी से। तो उससे उसका जो आंसर रहेगा और जो आंसर जेमिनाई और इन सब का रहेगा, बहुत फ़र्क रहेगा। उसका वेल रिसर्च रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस आंसर पहले 1000 बार गलती कर चुका है, जो लोगों ने उसकी ठीक कर दी। लेकिन ये अभी भी गलती करेगा, आपको ठीक करनी पड़ेगी। मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी। हाँ चैट, हाँ अच्छा है, इसलिए बेस्ट है, फ़ायदा रहता है। तो आप पहले उसको सीखो, फिर जब आपका वो आ जाएगी डेली लाइफ में, हो गया चैट जीपीटी, फिर आप उसके साथ डीप लर्निंग ऐड करो उसके अंदर। ठीक है, उसके फिर प्रोजेक्ट बनने आपके चालू हो जाएंगे। उसके साथ फिर आप उसके अंदर ना एक होता है डीप कॉन्वर्सेशंस वाला, वो भी उसके अंदर ही ऑप्शन है, वो करो। उसके बाद उसके अंदर मॉड्यूल्स बनाना आप सीख जाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके करोगे। आपको कायदे में ज़रूरत नहीं है आज की डेट में कोई भी कोर्स वगैरह करने की। चैट जीपीटी ही यूज़ करना चालू कर दे तो वही अपने आप बता देगा, भाई अब ये पढ़ ले, अब ये पढ़ लो, पूरा पढ़ा भी देगा आपको, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल सब कुछ बता भी देगा। तो ये अपने आप ही कर सकते हैं या कोई कोर्स इसका कर सकते हैं चैट जीपीटी का? चैट जीपीटी का तो सर अभी एक आईआईटी गुवाहाटी वाला ही चल रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप डेली लाइफ में उसको यूज़ करना चालू कर दो ज़्यादा अच्छा जीपीटी, सीख जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा सीख जाओगे। क्योंकि वही बात होती है ना कि एक सिखाना और एक खुद सीखना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं तो खुद ही सीखा है। मैंने एआई का कोर्स नहीं किया आज तक कोई, बट मैं एआई पढ़ाने गया हूँ। मैं आईआईटी में भी एआई पढ़ाने गया हूँ। ओके। और वहाँ पे भी आप मानोगे नहीं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उनको नहीं आता था इतना जितना मुझे आता था। मैं खुद सीख के इतना मेरे को आ रखा है इस समय। मैं स्टैंड अलोन मॉड्यूल बना सकता हूँ आज की डेट में एआई का, इतना ज़्यादा आता है। और वो सारा मैंने चैट जीपीटी से ही सीखा है, एक एक चीज़। तो मतलब अपना गुरु बना के हाँ, रखो अपना गुरु बना के रखो, या उससे दोस्त कुछ। बना के रखो। हाँ, मैं उसको बता के आया अभी कि आज मेरा पॉडकास्ट है, मेरे को बता दे क्या कपड़े पहनूं। उसने कहा सर लाइटिंग वाइटिंग होगी तो ब्लैक शर्ट वगैरह आप पहन लेना उस हिसाब से। ठीक है, मैंने कहा यार ठीक है, मैं पहन मैं लेता। यूज़ नहीं करता तो मैंने वाइट पहनी। मैं यूज़ करता हूँ तो मैं ब्लैक पहनता हूँ। कल मैं ब्लैक हाँ, कल आप ब्लैक पहन। चलिए सर, बहुत अच्छा रहा। बाकी दर्शकों को सर बहुत ज़्यादा नॉलेज आपने दी, और सबसे अच्छी बात कि आपने वो वेबसाइट्स बता दी जिसमें ज़रूरी थी। कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो उन पे लॉगिन करके बच सकता है। और 1930 का भी सच आपने बता दिया, क्योंकि हम बार बार उसे कॉल करते रहते, वो वो बिजी करता जाता रहता है, वो बिजी जाता है, वो करता busy रहता। जाता है। हमारी एज पूछता, हम बता देते 30, वो कट जाता। वो काट लेते हैं। फिर हम सोचते कि गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही। नहीं, गवर्नमेंट काम कर रही है आपका। आप बुड्ढे तो नहीं हुए ना अभी, तो हाँ, cybercrime.gov.in पे यूज़ कर सकते हैं। उस तो पे जाओ। बाकी डीप फेक का भी आपने बताया कि कैसे आप मतलब उसे पूरे इंटरनेट से गायब करा गायब सकते कर हैं। सकते हैं। तो मतलब हम सभी मानते हैं कि बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पॉडकास्ट नॉर्मल पर्सन के लिए। और ऐसे ही सर पॉडकास्ट आपके साथ हम आगे भी प्लान करते रहेंगे। बाकी कमेंट भी आप करिए कि किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं करण सर के साथ। चाहूँगा कि अगला पॉडकास्ट डार्क वेब पे हो। डार्क वेब पे बिल्कुल सर, ये तो ठीक है। बहुत फेमस ठीक है। चीज़ है और बहुत। क्योंकि मैंने 3-4 मैंने देखे यूट्यूब पे, मतलब जो नहीं है वो बता रहे हैं, बता जो रहे हैं। रियल है वो। हाँ, क्योंकि आपने सर डिजिटल अरेस्ट की जो रियलिटी बताई ना, आज तक मुझे भी गलत पता था। वो इतने सारे मैं रील्स देखता हूँ कि मतलब मीम्स के तौर पे बनाते हैं कि सामने एक पुलिस वाला आ गया, हाँ, सामने कि हम वो तो स्कैम तो है। वो स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट अलग है। हाँ, तो मुझे आज पता पड़ा और हमारे दर्शकों को भी आज ही पता पड़ा होगा कि डिजिटल अरेस्ट एक्चुअली में क्या है। होता क्या है, तो एग्जैक्टली। ऐसे ही सर नेक्स्ट पॉडकास्ट आपसे करेंगे डार्क वेब पे वेब रखते हैं कि डार्क वेब एक्चुअली क्या है, Actually इसके क्या है। अंदर रियलिटी में चीज़ें कैसे क्योंकि काम मतलब करती है, वहाँ इसके पे बड़े प्लेयर्स कौन है। हाँ, और रेड रूम्स वगैरह ये सब वहाँ पे होते हैं, क्या क्या होता है। हाँ, ये भी इंडिया में अब चलने चालू हो गए हैं। उसमें भी बताऊंगा कौन सी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, कहाँ पे चलता है। जो भी अभी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा केस हुआ था कोलकाता के अंदर ही, तो वो पूरा डार्क वेब से रिलेटेड था। बहुत लोगों को नहीं पता, तो अगर अगला पॉडकास्ट हम करेंगे हाँ बिल्कुल। और तो बाकी उसमें हम सारी चीज़ें जो है डिस्कस हमारे दर्शक भी करेंगे। कमेंट में बताएंगे कि कौन सा टॉपिक्स उनकी आपको, क्या- कोई भी आपको कुछ भी मन हो कोई भी। दर्शक नहीं को, बिल्कुल तो सर, आप आपके उनको साथ तो बताएंगे। लगातार पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे। बाकी सर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आपका है। कि इतनी सारी अपनी नॉलेज आपने नॉर्मल पर्सन को बताई, और जिससे मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो इस पॉडकास्ट को देखेगा कहीं ना कहीं वो प्रिकॉशन लेगा, या फिर अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाता है तो अब उसके पास ऑप्शंस हैं कि करना क्या है, करना प्रोसीड क्या है। किस वे में करना तो है, सर ये पता होना जी चाहिए सर, था। तो सभी दर्शकों की तरफ से आपसे मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि चलो। आपने मतलब हमको ट्रेन किया इन सब चीज़ों को लेके। और मैं ये भी कहूँगा कि चैट जीपीटी का भी उपयोग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को अपडेट बनाना भी ज़रूरी है, बनाना चाहिए। और ताकि प्रोडक्टिविटी हाई हो सके हम सब बच्चों की। चलिए सर, थैंक यू सो मच। तो ओके, थैंक यू सो मच आपका भी व्यूअर्स का। और ऐसे ही हर संडे हमारे लीगल पॉडकास्ट सीरीज़ में आप
आप लोग बने रहिएगा नए नए गेस्ट के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं आता रहूँगा और आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूँगा इंटरेस्टिंग वे में। और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि करण सर से आपको अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।